कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को। लॉकडाउन में भी इतनी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल रही है बिकॉज ऑफ द GAV अकेडमी, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। लाइफ में अचीव करना है, थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, घर में बैठ के नींद को और पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि जितने भी वीडियोस मैं भेज रही हूँ, मैं पूरा उम्मीद किया, मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ कि आप लोग वो सारी वीडियोस देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक ज्योग्राफी की ड्रेनेज वीडियो भेजी जो आप लोगों ने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब भी किए, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लेकिन सिर्फ कमेंट करने से नहीं, कमेंट को आपको उन वीडियोस को देख के इम्प्लीमेंट भी करना है, सीखना भी है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा कि रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ जाके मिल जाती हैं और क्या क्या फीचर्स हैं उनके। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में इन रिवर्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आपको पता है रिवर्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर रिवर नहीं है यानी कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये स्टेटमेंट्स आपको बड़े सुनने के लिए, बड़े कैची से स्लोगन्स है ये जो आजकल बहुत फेमस है कि जल है तो कल है। और वो जल कहाँ है? नदियों में है, झीलों में है। ठीक है, तो उन जल को, उन नदियों को बचाना है हमें। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रही थी कि किस तरीके से नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी है, लाइफलाइन है वो हमारी, दोनों ही तरीके से, हमारे इकोनॉमी के लिए भी और हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में अगर हम इम्पॉर्टेंस बताएं रिवर्स की, तो आपको पता है रिवर्स हमारे इरिगेशन से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिक्रिएशन और हमारे, आपको पता है, पूजा पाठ, हमारी बहुत सारी लाइफ की बहुत सारी ज़रूरतों को ये पूरा करती है। तो हमारी एक ड्यूटी भी बनती है कि क्यों ना हम इन रिवर्स को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, पॉल्यूशन से बचाएं। तो आपको मैं बताऊंगी कि रिवर्स जो है, गैप नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, GAP। इस गैप का मतलब था गंगा एक्शन प्लान। आप लास्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको सभी रिवर्स, उनकी ओरिजिनेशन, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी इम्पोर्टेंस पता चलेंगी। तो अब हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि आखिर और क्या क्या लाइफ में इनकी यूज़ है। ठीक है, तो गैप इज गंगा एक्शन प्लान एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। अब बेटा आपको देखना है कि ये गंगा एक्शन प्लान एक्चुअल में था क्या। नाम से पता चल रहा है गंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के होने की वजह से जो रिवर्स हैं, हमारी जो मेजर रिवर्स हैं, वो पोल्यूट होने लग गई हैं। अब उनकी जो क्वालिटेटिव क्वांटिटी जो है ना, उनकी जो हम पीते थे, जो हम उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेके आते थे, वो हमारे अब उस लायक नहीं रह गई हैं। तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको गैप बोला जाता है, शॉर्ट में गंगा एक्शन प्लान, इसलिए कि इस नदी को साफ किया जाए, क्योंकि गंगा हमारी जीवनदायिनी है, लाइफलाइन है, इंडिया की लाइफलाइन है गंगा। लेकिन क्या हुआ, 1985 में इसका फेज 1, इट वॉज इनिशिएटेड इन 1985 बिकॉज वी वॉन्ट टू क्लीन गंगा। लेकिन जैसे ही मार्च 2000 में ये रियलाइज हुआ कि दिस प्लान ऑफ क्लीनिंग गंगा इज गोइंग फेल, अब ठीक से नहीं काम कर रहा है। ऐसा क्या हो गया भाई, काम तो सारे हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ भी बनाई, बहुत पैसा भी खर्च किया, पर ऐसा क्या हो गया कि गंगा एक्शन प्लान ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो आप देखिए, हमने जब पढ़ा ड्रेनेज चैप्टर में तो हमने क्या पढ़ा, गंगा एज अ रिवर सिस्टम एंड
What is a river system? Along with its tributaries, a single river along with its tributaries is known as the river system. So Ganga is a river system. एक गंगा को साफ करने से नदियाँ साफ नहीं हो जाएंगी. अगर हमें साफ करना है नदियों को, गंगा को, तो हमें उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी साफ करना पड़ेगा. कैसे? क्या गंगा अपने आप क्लीन होगी? आपको ये बात पता होगी कि हर नदी के अंदर, कहते हैं ना, नेचर ने हर आदमी को एडेप्टेशन दिया हुआ है. आप एडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में. हर नदी 20 किलोमीटर पे जाके अपने आप को साफ कर लेती है, लेकिन कब करेगी? जब वो नेचुरल वे में गंदी होगी. लेकिन यहाँ तो पॉल्यूट कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग. तो क्लीन भी आप ही को करना पड़ेगा. सो इन 2000 गंगा एक्शन प्लान जो है उसको बंद कर दिया गया और इसको मर्ज करके एक नए प्लान के अकॉर्डिंग NRCP के नाम से स्टार्ट किया गया. ठीक है, NRCP, नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान. ठीक है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान और प्रोग्राम, यू कैन सी. इसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ गंगा को नहीं, बल्कि उन सारी रिवर्स को जो बहती हैं इंडिया में, जो सिर्फ गंगा की ट्रिब्यूटरीज नहीं, वो सारी नदियाँ जो हमारे देश में ड्रेन करती हैं, जो हमारे लिए लाइफलाइन प्रोवाइड करती हैं, उन सबको साफ करने की ज़रूरत है. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नदियाँ, फिर मैंने आपको बताया, खुद तो साफ होंगी नहीं, तो हमें साफ करने के लिए वी वॉन्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल. लोगों को समझाना पड़ेगा. मैंने उस दिन भी बताया था, एजुकेशन का मतलब बुक और नोटबुक लेके पढ़ाना ही नहीं होता है. एजुकेशन का मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस को देना होता है, उनको जागृत करना होता है कि आपको क्या करना है. हम क्या करते हैं? अपने घर में पूजा करते हैं और ले जाके गंगा नदी में बहाते हैं. आपने अपने घर की पूजा एक अच्छी साफ सुथरी नदी को, जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, आपने उसको गंदा कर दिया. ठीक है, मोक्ष को प्राप्ति होगी जी. कितनी डेड बॉडीज, हमारे यहाँ मुक्ति ही तभी मिलती है जब हम गंगा में अपनी अस्थियों को विसर्जन करते हैं. मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, मैं हिंदू माइथोलॉजी के अगेंस्ट बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि ये नदी जीवनदायिनी है. इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ तो करें. तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो आते हैं, जो गंदगी आती है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं, जो सीवेज आता है, इतने बड़े बड़े शहरों से इतने गंदे नालों का पानी बिना अनट्रीटेड वाटर पानी में मिक्स कर दिया जाता है, उनको साफ करना पड़ेगा. सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाए. हर शहर से, हर इंडस्ट्रियल शहर से स्पेशली ये ऑर्डर है कि वो उनको पहले ट्रीट करें और अनट्रीटेड वाटर को कभी भी रिवर वाटर में मिलाया नहीं जाएगा. सो इस तरीके से हमें रिवर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इफ़ वी वांट टू कंजर्व द रिवर वाटर, वी नीड टू कंजर्व द वाटर, इट्स ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, ग्राउंड वाटर एज वेल. अब ग्राउंड वाटर को गंदा नहीं करना है, ग्राउंड वाटर भी हमारे लिए उतना भी इम्पॉर्टेंट है. सो इसलिए अब हम ये देखेंगे कि हमें इन वाटर को, अब ये जो पानी है ना, ये हमारे लिए एक रिसोर्सेज का काम करता है. ये वाटर हमारे लिए रिसोर्सेज का काम कर रहा है. तो सो वाटर इज ऑल्सो रिसोर्स, हमारे लिए एक खजाना है, ये संसाधन है. सो वाटर इज अ रिसोर्स. वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हमें. वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट. ठीक है, तो अब हमें वाटर को एक रिसोर्स की फॉर्म में देखना है. अभी तक आपको लाइफलाइन दिख रहा था, लेकिन और भी बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है,
ऐसे ही नदियों को जीवनदायिनी नहीं कहा गया है, इसको जीवनदायिनी कहने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान्ड वे में यूज़ करना है, तभी तो मैनेजमेंट होगी। बड़ी एक कहावत है, आपने अक्सर सुनी होगी, इंग्लिश की एक कहावत है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका क्या मतलब हुआ, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर पानी पानी चारों तरफ फैला हुआ है तो पीने के लिए पानी क्यों नहीं है? आप बताइए, हमारे अर्थ पे कितने परसेंट वाटर है? कितने परसेंट वाटर है? 79%। अगर हम अपने अर्थ के ऊपर पानी की मात्रा देखें तो 79% इज वाटर और सिर्फ 21% जो है वो हमारा क्या है, लैंड एरिया है। सोचिए, फिर भी हमें वाटर के मैनेजमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो 79% जो वाटर है ये कहाँ पे है? ओशनिक वाटर है, ये सॉल्टी है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस वाटर। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये वाटर बिल्कुल काम नहीं आता है, आपको पता है एक नेचुरल फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, है ना। अब इस वाटर साइकिल से क्या करते हैं हम? बादल बनते हैं, बारिश होती है, बहुत अच्छा प्रोसेस है वो, तभी तो नदियों में पानी आएगा। तो हमारे लिए 79% वाटर की ज़रूरत है, बट वी कैन नॉट यूज़ दिस वाटर डायरेक्टली। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे लिए ये जो 21% लैंड है हमारे पास और ये जो हमारे 79% वाटर है, अब आपको मैं ये बता दूं, 79% वाटर को अब हम छोड़ देते हैं एक तरफ और अब हम नॉर्मल सी एक बात करें, आपको बता दूं, अगर हम पानी को, मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना 100% एक चीज़ को, तो जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट है 100%, जो भी हमारे पास जितना भी पानी है उसका 97.5% वाटर जो है दैट इज सॉल्टी, और सिर्फ 2.5% वाटर इज फ्रेश वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश वाटर? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देखें उस वीडियो को ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेश वाटर इज़ द वाटर दैट इज़ यूजेबल हमारी लाइफ के लिए, हम पी सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल यूज़ में, हम इरिगेशन में, हम इन सब में डाल सकते हैं। अब जो 22.5% वाटर है हमारा, उस 2.5% का भी सिर्फ और सिर्फ हम कितना परसेंट वाटर यूज़ कर पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर। अगर हम फिर अब इसका भी 100% लेके चलते हैं, ठीक है, इसका अगर हम 1% वाटर लेके चलते हैं बेटा, तो इसका अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 60% वाटर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कौन सा पानी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो पानी आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होगा, रिवर्स में आएगा, तब जाके हम उसको यूज़ करेंगे। कुछ परसेंट वाटर हमारा जो है वो ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है, जिनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत आराम से यूज़ करना पड़ेगा उसको, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उससे भी हमें कंजर्व करना पड़ेगा। सो वो वाटर है, तो उसका भी सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर जो हमारी नदियों में, जो हमारे झीलों में है, हम सिर्फ उन्हीं को यूज़ करते हैं, ठीक है। ना हम आइस शीट वाले वाटर को यूज़ कर पाते हैं ठीक से, और ना ही हम अंडरग्राउंड वाटर्स को यूज़ कर पाते हैं। तो अब हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है, बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ नॉट ओनली इंडिया, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ कैसे मैनेज करेंगे इतने बड़ी पॉपुलेशन के लिए पानी, और पानी के बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लिए यूज़ क्या क्या है वाटर का। मेरे ख्याल से आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, आप लोगों को पता होगा यूज़ ऑफ वाटर। तो छोटे बच्चों वाली बात तो नहीं करूँगी मैं कि बर्तन धोने के काम आता है और कपड़े धोने के काम आता है और पोछा लगाने के काम आता है, नो।
हम मेन बातें करेंगे। वी यूज़ इट फॉर डोमेस्टिक यूज़, गॉट इट, डोमेस्टिक यूज़ में जो अभी मैंने नाम दिया। उसके बाद वी यूज़ इट फॉर द इरिगेशन, यू नो, बिना इरिगेशन के हमारी फसलें नहीं उग सकती, हमारी ग्रीनरीज कहाँ से आएंगी, सो इरिगेशन के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज़ होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमारे इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अर्बनाइजेशन, शहरों में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई हैं, ये मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में पानी कहाँ से आएगा, थ्रू दीज रिवर वाटर सिस्टम, अंडरग्राउंड से निकालोगे तो कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा। सो अर्बनाइजेशन में हमें इसकी ज़रूरत है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, पावर जनरेशन कर रहे हैं हम इसका, और वो है, तो ये जो है ये दीज आर द यूजेस ऑफ द वाटर। मैं आपको ये लिख के इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि अभी मैं आपको इसके साथ साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि आपको यूजेस तो पता चल गई, और मुझे लगता है आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको यूजेस लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि हमें अब इतने पानी के बाद हमें मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर स्कैर्सिटी है, ठीक है। सो वाटर स्कैर्सिटी, अब स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज द, हम लोग के पास कमी है, दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, दैट इज वाई वी वांट टू कंजर्व द वाटर। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए स्कैर्सिटी के, तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि स्कैर्सिटी है क्यों। अभी तो मैंने बताया कि 79% जो है वो वाटर ही वाटर है हमारे वर्ल्ड पे, फिर भी हमारे पास पानी की कमी हो गई। तो पानी की कमी क्यों है, क्योंकि हम इसके कॉजेज देखेंगे। तो आपको स्कैर्सिटी का मतलब तो पता चल गया, स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी होना, लेकिन अब हम कॉजेज देखेंगे, इस कमी के रीजंस क्या क्या हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहला रीज़न अगर हम बात करें, दैट इज़ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, इतनी तेजी से इस वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इतने सारे लोगों को, सभी लोगों को ग्रोइंग पॉपुलेशन को डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए, एज वेल एज इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन चाहिए, एज वेल एज सबको सब कुछ चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, सबको घर भी चाहिए, सबको रहने के लिए चाहिए, सबके डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी चाहिए, सबको इंडस्ट्री से बना हुआ प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए इसका प्रेशर सारा का सारा हमारे वाटर पे जा रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज ऑन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज नहीं है तो काम कैसे होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो अर्बनाइजेशन भी होगा, अर्बनाइजेशन, तो अब हमारे अर्बनाइजेशन के लिए भी पानी चाहिए। शहरों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गांव में तो फिर भी नदियाँ नाले जोड़ वगैरह होते हैं, लोग यूज़ कर लेते हैं। शहर के लोग क्या करेंगे, सब कुछ उनको घर में ही चाहिए, तो वहाँ तक घरों तक पानी पहुँचाना इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फट से गवर्नमेंट को दोष दे देते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो अर्बनाइजेशन इज़ अ बिग चैलेंज। उसके बाद हम बोल रहे हैं वाटर पावर जनरेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग नीड ऑफ दैट। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोगों को बिजली बनाने के लिए चाहिए, तो डैम्स बना लेते हैं और पानी को रोक लेते हैं, तो जितना सफिशिएंट वाटर हमें चाहिए होता है वो हमें, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमें पावर की ज़रूरत नहीं है, पावर की ज़रूरत भी है। इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे, अर्बनाइजेशन होगा कैसे, कैसे इतने सारे लोगों की डिमांड पूरी होगी। और एक और जो वाटर स्कैर्सिटी की बात हो रही है, वो बात हो रही है दैट इज़ पॉल्यूशन। तो अभी मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बता रही थी कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रिंक ड्रॉप टू ड्रिंक। अब उसका मतलब समझाती हूँ मैं। देखिए, एक कंडीशन देखिए, आप इमेजिन करो कि आजकल आपको पता है हर साल ये खबरें पढ़ने में आती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या है, बाढ़ आती है उसमें,
पूरे असम को डुबो देती है वो 3-4 महीने। वो एरिया बिहार और जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी हिस्से जो हैं, ईस्टर्न जो उत्तर पूर्वांचल वाला हिस्सा, ये हमेशा पानी में डूबा रहता है। आप उस कंडीशन के बारे में सोचिए, चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है, लेकिन आप वहाँ से पानी पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी पा रहे हैं? वाटर एवरीवेयर, क्योंकि वो कंटामिनेटेड वाटर है, वो इम्प्योर वाटर है। उसको आपने पिया नहीं कि आपकी जान बचने के बजाय आपकी जान आफत में आ जाएगी। आपको कई तरीके की बीमारियां, वाटर ब्रॉन डिजीज़ हो सकते हैं, आप कई लोगों की तो डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए वाटर स्कैर्सिटी है। ये उस स्टेटमेंट, उस कहावत का, उस लाइन का ये मतलब था कि पानी तो चारों तरफ है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। सो दिस इज़ द कॉजेज फॉर द वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब हमें देखना है कि एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर जो स्कैर्सिटी है, उसमें हम अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी 2 चीज़ों के बारे में। कि जो पानी है वो हमें 2 फॉर्म में होता है। हमारे लिए 2 तरीके से पानी की ज़रूरत है। एक तो है हमें क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटी की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा आ गया क्वालिटेटिव, क्वालिटी की फॉर्म में। तो अगर हम बात करें कि क्वांटिटी पे कैसे असर पड़ा, ऑफ कोर्स ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ कि पानी जो है वो पर कैपिटा जो था, जितना पानी जिसको मिलना चाहिए था उससे कम मिल रहा है, क्योंकि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट तो ये चाहती है ना कि सबको इक्वल पानी दे। उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे पानी में कमी हो रही है, उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी जाएगा। उसके बाद हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी में कमी हो जा रही है। अब हम बात करें क्वालिटेटिव यानी कि उसकी गुणवत्ता, उसके फीचर पे फ़र्क पड़ रहा है। तो फीचर पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो पानी जो जितनी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पानी की, उतनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। पोल्यूशन बाय डोमेस्टिक वेस्ट, सब कुछ सीवेज के थ्रू नदियों नालों में जाके मिक्स हो जा रहा है। पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जा रही है। अब वो पीने लायक नहीं है। जब तक उसको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तब तक वो नहीं पिया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल सी बात है, इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है सारा का सारा। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी है जो वो ख़राब हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, एंड एज वेल एज और क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स। एक्सेस में यूज करते हैं हम इसका। एक्सेस में यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है। तो जो ग्राउंड वाटर जो सबसे अच्छा माना जाता था पीने के लिए, सबसे ज़्यादा सेफ प्योर माना जाता था, अब आजकल ग्राउंड वाटर
भी यूज़ करने के लायक नहीं रह गया है। तो इस तरीके से हमारे वाटर की कमी हो गई। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर स्कैरसिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ आज के इन मॉडर्न एज में ही ऐसा हुआ है या ये ऐसा पहले भी हुआ करता था? क्या पानी की कमी पहले भी थी? क्या पानी को लोग पहले भी प्रिजर्व कर लिया करते थे? देखिए बेटा, देखने में तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे अगर हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी आती है ना। मोटर के थ्रू हम पानी पहुंचा देते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, ठीक है, कैसे पानी का इस्तेमाल करें। सो दैट इज़ वाई हम लोग क्या करने लगे कि एंशिएंट इंडिया में भी हमें काफ़ी जगह ऐसा देखने को मिलता है जहाँ लोगों ने पानी के लिए बहुत सारे काम किए थे। कलिंगा में, वहाँ पे भी लोग आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बनाए गए। अगर हम बात करें भोपाल लेक, जो कि अब कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था बहुत पुराने ज़माने में। अगर हम बात करते हैं हौज खास जो दिल्ली में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था जहाँ पे कि बारिश वगैरह का जो पानी होता था उसको प्रिजर्व किया जाता था ताकि उसको फर्दर वो यूज़ कर सके जनता के लिए, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के टाइम पे ही ये पानी की स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आई है, लेकिन आज क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें शायद इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अब हम अगर प्रिजर्व कर सकते हैं, अगर हमें तरीका पता है, तो क्यों ना हम अभी कर लें। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग अब सीख रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ, अब हमें कुछ तरीके देखने पड़ेंगे कि हाउ कैन वी कंजर्व द वाटर, ठीक है। सो कंजर्व वाटर के हम कुछ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि कैसे पानी को संरक्षित किया जा सकता है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, ठीक है। अब पानी, यहाँ पे किस पानी की बात हो रही है, सिर्फ नदी के पानी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ झीलों के पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उन सभी पानी के सोर्सेज की बात हो रही है जो हमें मिलते हैं फ्रेश वाटर के रूप में, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो इस पानी को बचाने के, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और नॉट ओनली प्रेजेंट टाइम, बहुत पुराने टाइम से ही पानी को प्रिजर्व करने के लिए डैम्स बनाए जाते थे, ठीक है, जिसको हम बांध कहते हैं। क्या होता है बांध? इट इज़ अ ऑब्स्टिकल, इट इज़ अ ऑब्स्टिकल टू स्टॉप द फ्लोइंग वाटर, या उसकी जो वॉल्यूम होता है, जो उसका स्पीड होती है जो उसको वो थोड़ा रोक देता है, थोड़ा धीरे कर देता है, ठीक है। तो पहले ज़माने से भी बनती थी, पहले सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बन जाते थे या टिम्बर के बन जाते थे, लेकिन आजकल परमानेंट डैम्स की बात होने लग गई है, आजकल बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए जाते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे पास, आपको पता है, हमारे देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। हमारे पास जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, तब पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था। तो आपको पता है, जब हमने पीछे ड्रेनेज वाले चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे 5 नदियां जो बहती हैं उसके थ्रू जो बनाया गया प्लेन है, वो प्लेन एरिया चला गया पाकिस्तान में, एंड दैट इज़ द बिग व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया। बंटवारा हुआ, लोग इंडिया में आ गए, गेहूं उगाने की जगह तो पाकिस्तान में रह गई। अब क्या करें, इतने लोगों को कैसे फीड करेंगे, कहाँ से खाना लाएंगे? तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब हम इतने लोगों को कहाँ से खाना प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने देश में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन अभी भी हमारे देश में ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल होता था। ट्रेडिशनल तरीका इन इट मीन्स वी आर जस्ट डिपेंड ऑन द रेन वाटर। जब बारिश होगी तो सिंचाई होगी, और उसके बाद फिर तो अगर सूखा पड़ गया तो भूखे मर जाएंगे। किसान तो बेचारा परेशान हो जाता था। कई बार ऐसा होता है, ड्रॉट हो जाती है, बारिश कम आती है, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, फ्लड से सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। तो एक्सेस कोई भी चीज़ खराब होती है, चाहे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। बारिश ना हो तो मुसीबत, ज़्यादा हो जाए तो मुसीबत। तो अब हम क्या करें? इसलिए उन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट।
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और उन्होंने कहा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर द टेम्पल ऑफ इंडिया। मंदिरों में क्यों जाते हैं? हर टाइप की परेशानी है, भगवान नौकरी लगवा दे, भगवान मेरे बच्चे को पास कर दे, भगवान ठीक कर दे, हर चीज़ चाहिए हमें, तो हम भगवान के पास चले जाते हैं, वो उसके पास सब कुछ। इसीलिए उन्होंने टेम्पल कहा, डैम्स को उन्होंने टेम्पल्स कहा। और ये स्टेटमेंट भी आती है एनटीएससी के एग्जाम में कि हु सेड दिस, तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम एक डैम बनाते हैं तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम उसको सॉल्व करेंगे कि हमारा इरिगेशन सिस्टम सही हो जाएगा, तो हमें ये देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए उन्होंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात कही। जिसे हम डैम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब डैम इसलिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ मल्टीपर्पज़ हो रहा है, एक साथ कई काम हो रहे हैं हमारे, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। एक साथ हमारे कई पर्पस, कई उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। तो उनमें से हम अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हमें जो बड़ी प्रॉब्लम आती थी दैट वाज हाउ टू कंट्रोल द फ्लड। तो क्या करता है ये, सबसे बड़ा काम करता है, दैट इज अगर हम इसकी ये एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द डैम। तो मैं इसकी एडवांटेजेस की बात कर रही हूँ। तो क्या क्या करता है ये, सबसे पहले इट कंट्रोल्स द फ्लड, ठीक है। अब फ्लड को कंट्रोल कर दिया इसने, फ्लड कंट्रोल कर दिया तो आधी समस्या तो यहीं खत्म हो गई। कैसे हुआ, मैंने आपको बोला डैम ने अपने पीछे पानी को रोक लिया, जितनी जरूरत है उतनों को ही भेजा। आपको पिछली वीडियो में मैंने गुरु गोविंद सिंह आर्टिफिशियल लेक की बात की थी, भाखड़ा नागल और उसके पीछे बना हुआ है। वो क्यों बना था कि जब अगर नदियों में पानी ज़्यादा होगा तो पानी को जब हम रोकेंगे तो आखिर वो पानी कहाँ जाएगा, पीछे बहुत सारे लेक बनाए गए और उस लेक में वो पानी चला जाएगा। और जब पानी की कमी होगी तो हम उस पानी को फिर दोबारा रीयूज़ कर लेंगे, कितना फ़ायदा हो गया, ठीक है। सो फ्लड को कंट्रोल कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे बनाया गया। फर्स्ट वॉज भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नांगल डैम। इट इज़ ऑन सतलुज रिवर, जो पंजाब और उसके बॉर्डर्स पे है हिमाचल के, जहाँ पे बनाया गया ताकि ये डैम को, उस टाइम का एशिया का ये सबसे हाईएस्ट डैम था। आज तो बहुत सारे हो गए हैं, इसको बने हुए बहुत साल हो गए इसलिए। तो भाखड़ा नागल डैम वॉज द हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट मतलब सब उस टाइम एशिया का सबसे ऊंचा डैम था ये, ठीक है। ये तो बना नॉर्थ की तरफ। अगर हम बात करें तो उसके साथ ही एक और डैम बनाया गया, हीराकुड डैम। हीराकुड, कुड, कुंड नहीं है, कुड, हीराकुड डैम। और इसको बनाया गया महानदी पे, जो कि उड़ीसा में है। एंड इसके बारे में आपको खास फीचर याद रखना है, इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द एशिया, ठीक है। दैट टाइम इट वॉज द लॉन्गेस्ट डैम। तो इन दो डैम्स के बारे में आपको, वैसे और भी बहुत सारे डैम्स बने हैं लेकिन ये फर्स्ट थे, इंडिया की जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थे ये फर्स्ट थे, इसलिए इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, हाईएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डैम, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एडवांटेजेस की। तो हम जो एडवांटेजेस देख रहे थे उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ये फ्लड को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए इरिगेशन, हमारा मेन पर्पस क्या था, इरिगेशन प्रोवाइड कराना। इरिगेशन हुआ, जब भी हमारे किसानों को ज़रूरत पड़ेगी वो अपने खेतों में सिंचाई कर लेंगे और हम उनकी फसलें बिल्कुल सही टाइम पे तैयार हो जाएंगी, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन अब ये इरिगेशन उन तक पहुंचेगा कैसे, कनाल्स बनाए गए, इंदिरा गांधी कनाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से आज आपको आपका राजस्थान का कम से कम 80% पार्ट हरियाली वाला दिखता है, जो एक डेजर्ट था। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस भाखड़ा नागल डैम एंड द कनाल दैट इज नॉन एज द इंदिरा गांधी कनाल, ठीक है। इरिगेशन अच्छी होने लग गई इन कनाल से, हरियाली आ गई चारों तरफ। अब क्या करना है, हमें
इंडस्ट्रीज भी लगानी है, लेकिन पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगी? सो क्या किया यहाँ से? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो ये प्लांट लगाए गए इनसे बिजली की पैदावार की गई। यहाँ पे क्या हुई? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी और यहाँ पे हमें इरिगेशन वगैरह के लिए भी काम मिला। अगर हम हीराकुद की बात करें, आपको पता है वहाँ पे जितने भी हमारे आयरन स्टील प्लांट है वो सारे उधर की तरफ है, तो उनके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत वरदान साबित हुई, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना भी तो था और हमें कोल को बचाना था, तो इसलिए हमने वो किया। उसके अलावा अगर हम बोले और इसका क्या यूज़ है, वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये रिक्रिएशन के भी काम आता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन? एंटरटेनमेंट। वाटर पार्क में जाते हो पिकनिक मनाने, बड़ा एंजॉय करते हो, हमें तो पिकनिक पे जाना है और हमें तो वाटर पार्क के बारे में अगर ये बोल देंगे ना टीचर्स की पिकनिक चलना है, चलो हिस्टोरिकल प्लेस चलते हैं, तो बच्चे थोड़ा सोचते हैं, वो तो हम अपने पापा के साथ भी जा सकते हैं। कहाँ जाना है? वाटर पार्क। हम भी चलेंगे। क्यों जाते हैं? आपको मज़ा आता है पानी के साथ बोटिंग करने में और स्केटिंग करने में, बड़ा मज़ा आता है बच्चों को। सो रिक्रिएशन के भी काम आता है। ये डैम्स वगैरह जहाँ बने हुए हैं वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पार्क वगैरह डेवलप किए गए हैं और बड़ा अच्छा लगता है लोगों को ये सब देखना, एंजॉय करना। ठीक है, बिजली बनते हुए देखना, कई नई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं आपको। उसके अलावा मैं आपको बात करूँ नेविगेशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन का मतलब है, इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है जब हम अपने ही देश के अंदर की जो नदियां हैं उनसे अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपने लिए ट्रेड वगैरह करते हैं, तो ये इसकी भी काम आती है। क्या कर रही है? ये स्लो कर रही है पानी के वो अच्छे से बहने के लिए। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप ईजिली अपना सामान यहाँ से वहाँ ट्रेड कर सकते हो। तो इनलैंड नेविगेशन के भी काम आता है बिकॉज ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और उसके बाद फिश ब्रीडिंग भी करते हैं लोग। क्या होती है फिश ब्रीडिंग? मछली पालन का काम। इस पानी का यूज़ हो गया, ठीक है, और उसके बाद देखिए कितने फ़ायदे हो गए, और भी बहुत सारे फ़ायदे निकल आएंगे जो मैंने आपको बताया रिक्रिएशन के तरीके से अभी आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। इसके साथ साथ हमारे लिए इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो गया। सो ये तो हमारे एडवांटेजेस थे। अब हम देख रहे हैं कि मैंने आपको हमेशा से बताया है, ये एक बहुत बड़ा लाइफ का सच है कि द कॉइन हैज़ टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हर इंसान में, हर चीज़ में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डैम्स लगाया और बस इसने हमें फ़ायदे ही फ़ायदे पहुँचाए। नो, इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। सो व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स? इसको हम बोलेंगे अभी हम एडवांटेजेस देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? नुकसान। अरे अभी तो मैं इतनी तारीफें सुना रही थी, ये होता है वो होता है, नुकसान क्या हो गया? देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का नुकसान नहीं है। सबसे पहला हमने कह दिया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अगर किसी चीज़ को बनाना है, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, सो दैट इज़ वाई। अगर हम पहले नुकसान की बात करें, ये नुकसान तो नहीं, पर हम इसको नेगेटिव इसलिए लेके चल रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को, अगर आपको इतने फ़ायदे लगाने हैं ना, तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। सो हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहिए इसके लिए, हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, तो पहले आप ये पैसा खर्च करोगे तब जाके वो सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। एक और जो होता है दैट इज वाटर ब्रॉन डिजीज। वाटर ब्रॉन डिजीज का मतलब है यहाँ पे कि पानी से होने वाली बीमारियाँ, पानी को रोका जाता है, अचानक से छोड़ दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ये फेल हो जाते हैं फ्लड को कंट्रोल करने में और गांव में पानी घुस जाता है, तो काफ़ी नुकसान कर जाता है। ये पानी से होने वाली बीमारियां कई बार फैल जाती हैं। सो इसका ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। ठीक है,
एक और जो चीज है इससे जो होती है, रिस्ट्रिक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, रिस्ट्रिक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। अब कैसे? आपने नदी तो बहते हुए देखा होगा, नदी बह रही है, उसके साथ जो कुछ भी है वो सब बह के जा रहा है, सब कुछ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 20 किलोमीटर पे एक नदी अपनी सफाई खुद कर लेती है, लेकिन यहाँ पे तो आ गया ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल इज व्हाट? डैम। उसने क्या किया, जो कुछ भी था, अब नदियाँ क्या लेके आ रही थी? स्लिट लेके आ रही थी, बहुत इरोजन करके, एक्टिविटी करके लेके आ रही थी, लेकिन आपने उसको क्या किया, उसको वहीं पे रोक लिया, डैम के पीछे। वो पहुंचा ही नहीं जहाँ तक उसको पहुंचना था, तो नेचुरल फ्लो को तो आपने रोक दिया ना। तो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन करती है नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये एक्सेसिव ये क्या करती है? एक्सेसिव सेडिमेंटेशन कर देती है। क्या हुआ? सेडिमेंटेशन। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? इसने क्या किया कि सेडिमेंटेशन तो आपको पता ही है, जब पानी स्लो हो जाता है या वो थोड़ा सा उसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, तो उसमें की जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है। अब डैम ने क्या किया, उसको वहाँ पे रोक दिया, सारी की सारी मिट्टी, वो मिट्टी जो बहुत फर्टाइल थी, जो रिन्यू करती खेतों को, वो खेतों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची, वो डैम के पीछे रुक गई, वहीं पे सेडिमेंटेशन हो गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई सालों बाद वो इतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन वहाँ हो जाता है कि जो फ्लड का जो पर्पज़ था, फ्लड रोकने का डैम का, वही फेल होने लग जाता है, उतना सेडिमेंटेशन वहीं हो चुका होता है। और सबसे जो चीज़ है, दैट इज़ द पुअर हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। फिर वही नेचुरल फ्लो को रोका उसने, तो अपने साथ उसने बहुत सारी चीज़ों को रोक लिया ना। मछलियाँ थोड़ा ना कूद के ऊपर से जाएंगी, है ना, मराइन लाइफ थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, वो एक जगह रुक जाती है, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा पाती। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा और भी है, कहते हैं कि बार बार बहुत बड़े बड़े ये जो डैम्स वगैरह बनाने के लिए जो ड्रिल वगैरह होते हैं और बहुत ज़्यादा मशीनों का यूज़ होता है, तो अर्थक्वेक वगैरह आने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब मैं बेटा आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे नुकसान है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम डैम भी बनाएंगे और बहुत सारे डैम बनाए गए। इन दो के बारे में मैंने बात की आपको, भाखड़ा नागल और हीराकुड के अलावा। उसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे डैम हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये मत सोचिए कि एक नदी पे एक डैम बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता। पानी तो ऐसा कुछ है नहीं। पानी कैसा है, कहते हैं ना, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मिलाओ वैसा हो जाता है। एक नदी बनाई, एक नदी पे डैम बनाया, आगे चल के फिर दोबारा बना सकते हैं हम। तो ये तो कैसे है, रिन्यूएबल है, ठीक है, बार बार यूज़ हो सकता है। सो दैट इज़ वाई अब मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स और उन किस रिवर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है मोस्टली, तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट या डैम की, और यहाँ हम बात करें कौन सी, ये रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं, फर्स्ट इज सलाल डैम। सलाल डैम या सलाल प्रोजेक्ट, इसको हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, एंड इट इज ऑन चेनाब रिवर। अब मैं आपको स्टेट भी अगर आपको साथ में याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने हर रिवर के स्टेट के बारे में ज़रूर बताया है कि कौन सा रिवर कौन से स्टेट से होके गुजरती है, कहाँ पे है ये। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये काम देखना है कि सलाल रिवर प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट
चिनाब रिवर पे बनी है, तो ये कौन से स्टेट में है ये आपको देखना चाहिए। आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए या खुद सर्च करिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए ताकि आप इंटेलिजेंट बन सके और 5 मिनट में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, फिर हम आते हैं भाखड़ा नागल डैम पे। भाखड़ा नागल दैट इज ऑन सतलुज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भाखड़ा नागल के बाद हीराकुड पे, महानदी। ठीक है, अब इसके बारे में बता चुकी थी, इट वॉज द हाईएस्ट, इट वॉज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, उसके अलावा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा रिवर पे ही बना हुआ है। ठीक है, तुंगभद्रा पे ही बना हुआ है। उसके अलावा नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये बना हुआ है कृष्णा रिवर पे। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा पे। सरदार सरोवर, सरोवर और नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर के बारे में मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगी। सरदार सरोवर जो डैम है ये गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा रिवर के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत लंबा एक आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपको याद रखना है ये कि नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम बना था, जिसको बचाने के लिए लोगों का ऐसा मानना था। जो सोशल वर्कर थी मेधा पाटेकर, वो ये चाहती थी कि डैम तो बने, वो ये नहीं कहती थी कि डैम ना बने, डैम बने, लेकिन उनका सीधा सीधा ये कहना था कि डैम बनने से पहले जिन लोगों की, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डिसएडवांटेज भी है, जब हाइट बढ़ाई जाती है तो पानी कई बार कई गाँवों को डुबो देता है, कई लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो बस वो ये चाहती थी कि सरकार वो लोग जो यहाँ से डिस्प्लेस होंगे उनको एक प्रॉपर प्लेसमेंट करे, उनको कहीं और जाके रखे, उनके लिए उनकी ज़मीनें छीन रही है तो उनको प्रॉपर क्या करे, उनको कंपनसेशंस दे ताकि वो अपने लाइफ को ठीक से गुजार सके। देश की डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हो और दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो। सो दैट इज़ वाई सरदार सरोवर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोयना रिवर की। कोयना जो है वो बना हुआ है, दैट इज ऑन ऑल्सो इट इज ऑन कृष्णा रिवर। ठीक है, उसके बाद टिहरी डैम, टिहरी डैम ऑन गंगा। ठीक है, टिहरी ऑन गंगा। सो सलाल ऑन चिनाब, भाखड़ा ऑन सतलुज, हीराकुंड ऑन महानदी, तुंगभद्रा ऑन तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर ऑन कृष्णा, सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा, कोयना ऑन कृष्णा, टिहरी ऑन गंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बस आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। वैसे बहुत सारे मैंने अभी आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि एक रिवर पे सिर्फ एक ही रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ हो, बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन जो इनमें फेमस है मैं उनकी सिर्फ बात कर रही हूँ आपको। तो फिर यहाँ पे हो गया। उसके बाद नरौरा, नरौरा दैट इज ऑल्सो ऑन गंगा, उत्तर प्रदेश में ही है ये भी। ठीक है, उसके बाद मैच्योर डैम, इट इज ऑन कावेरी। ठीक है, उसके अलावा पेरियार, इट इज ऑन पेरियार रिवर, इट इज ऑन इन केरला। ओके, कोनार, कोनार इज ऑन दामोदर रिवर। ओके, after that Rihan, it is on Son river. Rana Pratap Sagar, Rana
प्रताप सागर, it is on Chambal. Kota Barrage, it is also on Chambal. And Paravara, it is on Godavari river. These are the main river projects. उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा जो मेन इन रिवर्स पे बने हुए हैं। मैंने इनके नाम दिए जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, तो उसके अलावा भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि और कौन से रिवर्स पे कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं, ठीक है। एज वेल एज आपको स्टेट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक नदी कभी भी एक स्टेट से ही होकर नहीं गुजरती है, वो एक साथ 1, 2, 3 स्टेट्स में भी गुजरती है। तो एक नदी के ऊपर 2 या 3 डैम भी बन सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कोयना, है ना, कृष्णा पे कोयना भी बनी है और नागार्जुन सागर भी बना है, टिहरी भी बना है गंगा पे, नरौरा भी बना हुआ है गंगा पे, चंबल पे हमने देखा राणा प्रताप सागर भी बना हुआ है और कोटा बैराज भी बना हुआ है। सो ये सारी जो है ये हमारी रिवर्स हैं जो डैम्स बने हुए हैं, मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेटे देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। रेन सबको पता है, बारिश, ठीक है। पहले ज़माने में, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, टेक्नोलॉजी बहुत देर में आई है, लेकिन लोग उससे पहले ही स्मार्ट बहुत थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको सब कुछ आता था, ठीक है। वो चीज़ों को बचाते भी बहुत थे, हमसे ज़्यादा अच्छे से रखते थे, नेचर के साथ उनका बहुत प्यार था। यही तो है कि हम कभी चांद की पूजा करते हैं, तो कभी नदियों की पूजा करते हैं, तो कभी हम पेड़ों की पूजा करते हैं। दिस इज़ अ वे टू कंजर्व द नेचर, ठीक है। तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, तो जब बारिश का पानी आता है, मैंने आपको बोला दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, अगर हम यूज़ करें रेन का वाटर। आजकल तो क्या हो गया, इतना पॉल्यूशन हो गया कि रास्ते में आते आते ही पानी गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। अदरवाइज द रेन वाटर इज़ द बेस्ट वाटर we can use for the domestic life. Okay, so you know the farmers are mostly depend on the rain water. तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे। बहुत सारे सिस्टम्स थे जो अलग अलग जगहों पे लोग इसको अलग अलग तरीक़ों से रोकते थे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करेंगे हम, जो हमारे यहाँ कुछ फेमस है। वैसे तो हर जगह पहले ज़माने में बारिश होती थी ना, तो लोग घर में क्या करते थे, बाल्टी है या जो भी उनके पास बर्तन है उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते थे और उस पानी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, रीयूज़ करते थे। ग्राउंड वाटर, क्योंकि खुले हुए घर होते थे, दरवाजे, बहुत बड़े बड़े आंगन होते थे, घर में पानी इकट्ठा होता था, ग्राउंड में चला जाता था। आजकल हर जगह पक्की सड़कें और सब कुछ हो गया है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है। आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, लाइसेंस नहीं मिलता है इसके बगैर। और बड़े बड़े जो पार्क हैं उन सब में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का है। पर हम थोड़ा यहाँ एंशिएंट के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें गुल्स एंड कुल्स की, गुल्स एंड कुल्स, दिस इज मोस्टली प्रेजेंट इन वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज में ये सर्कुलर फॉर्म में गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में एक तालाब सा खोल दिया जाता था, जिसको गुल या कुल कहते थे लोग वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो जब भी बारिश होती थी तो नाली का पानी नहीं, उसके अलावा जो पानी है वो ड्रेन के थ्रू वहाँ पे बहता हुआ उस गुल या कुल में चला जाता था। और वो पानी लोग बाद में जब पानी की कमी होती थी इस पानी का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। खादिन्स, खादिन्स जो है वो जैसलमेर, कहाँ पे है जैसलमेर? जैसलमेर इज इन राजस्थान। वहाँ पे खादिन्स, वहाँ पे ये भी एक तरीका था जस्ट लाइक, क्योंकि आपको पता है वो डेजर्ट एरिया था, एरिड रीजन है, बारिश बहुत कम होती है, तो हाउ टू प्रोटेक्ट द वाटर वो एक तरीका था जो वहाँ पे लोग खादिन्स में पानी को इकट्ठा करते थे ताकि वो यूज़ कर सके, ठीक है। उसके अलावा झोड्स, मोस्टली ये
राजस्थान, अलवर वगैरह के आसपास के एरियाज़ में, थोड़ा सा हरियाणा के भी कुछ पार्ट्स में, झोड़ भी एक ऐसी जगह होती है जो सर्कुलर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में होता है। गांव में हर गांव का अपना एक झोड़ हुआ करता था, ये 2-4 गांवों का मिला के एक झोड़ हुआ करता था, जिसमें पानी इकट्ठा होता था और लोग उसको अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कपड़े धोने के लिए या पशुओं के नहाने के लिए, उनके पानी पीने के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए ये रखते थे। तो ये भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका था। टैंकाज जो है यानी कि टंकी की फॉर्म में एक बड़ा सा, ये बीकानेर में बहुत फेमस है। बीकानेर के अलावा अगर हम बात करें शिलोंग, मेघालय, पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, जब तक जो सीजनल स्प्रिंग्स होती हैं उसमें का पानी यूज़ होता है तब तक होता है। जैसे ही अगर पानी की कमी हो जाती है उसके बाद इस पानी का रीयूज़ करना शुरू कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये भी मेघालय में बहुत फेमस है। इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या होता था, आपने बैम्बू देखा होगा, बांस जिसे कहते हैं, उसको बीच में से कट कर दिया जाता था। वो अंदर से हॉलो होता है, बिल्कुल खाली होता है, खुला हुआ होता है, उसको काट दिया जाता था। और जैसे आज हम पाइप का यूज़ करते हैं, वो क्या करते थे, वो उसको एक इक्वल में एक जगह पे बिछा देते थे। कहीं से भी अगर कहीं किसी झरने से या कहीं से पानी टपक रहा है, वो पानी धीरे 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 करता हुआ और उस बैम्बू के थ्रू, पाइप का काम करता था बैम्बू, और उस जगह पे पहुंचाया जाता था जहां पेड़ों को इसकी ज़रूरत है। तो ये एक बहुत फेमस वहाँ का बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जो मेघालय में है। उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब बारिश होती है, मोस्टली राजस्थान में, उन जगहों पे जहाँ पानी, बारिश बहुत कम होती है, तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत फेमस है। वहाँ पे क्या होता था, जैसे ही बारिश होती थी, लोग छतों को पहले द फर्स्ट शावर ऑफ द रेन वो छोड़ देते थे, ताकि जो छत है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्योंकि डस्ट वस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद किया जाता था, जो छत की जो पाइप है उसको कनेक्ट कर दिया जाता था, और 3-4 घरों की पाइप को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा, किसी भी घर में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता था, जिसको टैंक कहते थे। उस टैंक से कनेक्ट कर देते थे सारे घर की छतों के पाइप को, ताकि वो पानी वहाँ पे आ जाए, और वो पानी इकट्ठा हो जाता था। और इकट्ठा होने के बाद वो क्या होता था, पानी वो लोग उसको रखते थे, जब भी ज़रूरत होती थी वो उसका यूज़ करते थे। इसको पालर पानी भी कहते हैं, PALAR, ठीक है। अभी भी अगर आप राजस्थान के कुछ पार्ट्स में जाएंगे अगर, तो वहाँ के लोगों को अभी भी वो बिलीव नहीं करते, कभी भी वो नल के से आए हुए पानी को पीना नहीं चाहते। उनके लिए वो पानी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। घर भी ठंडे होते थे, पानी का रीयूज़ भी हो गया। अब देखिए कितने तरीके थे लोगों के पास पानी को बचाने का। उसके अलावा भी 1-2 ऐसी जगह हैं जहाँ, अगर तमिलनाडु की मैं बात करूँ, या मैं ऐसी कुछ जगहों पे जहाँ पानी की कमी है, वहाँ तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंपल्सरी कर दिया, मैंडेटरी। अगर आप वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती अच्छे कामों के लिए फ़ाइन लगाया जाए, अच्छे कामों के लिए लोगों के ऊपर मैंडेटरी का टैग लगाया जाए। सभी इंटेलिजेंट है, पानी की ज़रूरत सबको है, मेरे और आपके लिए नहीं, और हमें तो फिर भी मिल गया बेटा, आने वाली जनरेशन को पानी की बहुत ज़रूरत है। सो मैं ये चाहूँगी कि आप भी, जल है तो कल है, कि इस बात को याद रखें
पानी को कंजर्व करें, अपने आसपास के लोगों को सिखाएं कि कैसे पानी बचाना है, और इस इन्फॉर्मेशन को खुद के साथ करते करते दूसरों को भी शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।